राधे राधे दोस्तों, धार्मिक कथाएं और सरल उपाय चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम अपने वीडियो में रानी मैनावती की कहानी सुनाएंगे। रानी मैनावती एक ऐसी रानी थी जिनका जन्म अंडे से हुआ था और जो दिन में सोती थी और रात को जागती थी। क्या रहस्य था इन सब का? तो आइए आज इस कहानी के माध्यम से हम ये जानते हैं। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, न ही उनके जीवन में किसी सुख सुविधाओं की कमी थी तो उनके जीवन में एक संतान की कमी थी। उन दोनों को कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे दोनों दुखी रहते थे। सेठ सेठानी ने संतान के लिए वैद्य, हकीम, ओझा, तांत्रिक सबसे खूब इलाज करवा लिए थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। कोई तीर्थ स्थान, मंदिर, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वे संतान के लिए ना गए हो, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी, इसलिए दोनों दुखी रहते थे। सेठ ने तो मान लिया था कि उसकी किस्मत में संतान सुख है ही नहीं, लेकिन सेठानी ये मानने को तैयार नहीं थी। जब भी सेठ बाहर काम से जाता, सेठानी भगवान के आगे संतान प्राप्ति की प्रार्थना करने लगती। उनके आगे जोत जगाती, पूजा पाठ करती और हमेशा संतान की कामना करती। सेठ जब काम से वापस आता और सेठानी को संतान के लिए निराश देखता तो कहता, भाग्यवान, अब तो मान जाओ, जो हमारी किस्मत में ही नहीं है उसे स्वीकार करो। सेठानी सेठ को कुछ नहीं बोलती और चुप रह जाती। ऐसे ही दिन बीतने लगे। सेठानी घर का कामकाज करती और बाद में ऊपर छत पर जाकर पक्षियों को रोजाना दाना डालती थी। छत पर बहुत सारे पक्षी दाना चुगने आने लगे। एक बार मैना पंछी का जोड़ा भी छत पर दाना चुगने के लिए आने लगा और उन्होंने सेठानी की छत पर एक घोंसला बना लिया। उस घोंसले में मैना पंछी ने एक अंडा दे दिया। सेठानी रोज ये देखती थी। मैना पंछी का जोड़ा रोज सुबह खाना पानी की तलाश में कहीं दूर चला जाता और शाम को वापस आ जाता था। सेठानी यह सब रोज देख रही थी और जब तक मैना पंछी नहीं आते थे तब तक उनके अंडे का बहुत ध्यान रखती थी, जैसे वो उसी का बच्चा हो। ऐसे ही 8-10 दिन हो गए, लेकिन एक दिन क्या हुआ, शाम को मैना पंछी का जोड़ा वापस नहीं आया। सेठानी मैना पंछी का इंतजार करती रही, लेकिन मैना पंछी वापस नहीं आए। सेठानी बहुत दुखी थी और उसे मैना पंछी के अंडे की बहुत फिक्र हो रही थी। वह रात भर सो भी नहीं पाती। सुबह फिर जाकर छत पर देखती है कि मैना पंछी वापस आए या नहीं, लेकिन मैना पंछी वापस नहीं आए थे। तो सेठानी सुबह से शाम तक अंडे का बहुत ख्याल रखती, जैसे कि वह उसी का बच्चा हो। वह उसका बहुत ख्याल रखने लगी। मैना पंछी का अंडा दिन प्रतिदिन दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा था। वह जितना आज है उससे दोगुना साइज उसका कल हो जाता था। यह देखकर सेठानी बहुत अचंभित थी। एक दिन अंडे का साइज तरबूज कितना बड़ा हो गया। सेठानी उसे देखकर डर गई और भागी भागी नीचे गई, सेठ को बुलाकर लाई। सेठ ने भी अंडे को देखा। वह अंडा लुढ़ककर सेठानी के पैरों में गिर गया। सेठानी ने उसे अपने हाथों में उठा लिया। जैसे ही सेठानी ने अंडे को अपने हाथ में उठाया,
उस अंडे में से एक बहुत ही सुंदर बच्ची निकली। सेठ सेठानी उस बच्ची को देखते ही रह गए और दोनों बहुत खुश हुए। दोनों ने भगवान का आशीर्वाद और चमत्कार समझकर उस बच्ची को पालने का फैसला किया। सेठ सेठानी उस बच्ची का लालन पालन अपने बच्चे की तरह करने लगे। सेठ सेठानी के जीवन में इतनी खुशियाँ आ गई थी कि वे उसे बयां भी नहीं कर सकते थे। उस सुंदर कन्या का जन्म एक मैना के अंडे से हुआ था, इसलिए उन्होंने उसका नाम मैनावती रखा। मैनावती अपने माता पिता के घर में इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। और मैनावती इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि आसपास के राज्यों में इतनी सुंदर कन्या कोई नहीं थी। जो भी मैनावती को देखता ही रह जाता और उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता। मैनावती जब 16 साल की हुई, एक दिन अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। उसी समय उस राज्य का राजा वहाँ से गुजरता है और मैनावती को देखता है। राजा मैनावती को देखते ही उस पर मोहित हो जाता है, क्योंकि इतनी सुंदर राजकुमारी, रानी या कोई लड़की राजा ने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। और राजा वापस अपने महल चला जाता है। राजा रात भर मैनावती के बारे में सोचता रहता है। राजा को नींद नहीं आती। वह सुबह उठकर अपने मंत्री को बुलाता है और मंत्री से कहता है, मंत्री जाओ और उस लड़की का पता लगाओ, वह कौन थी और उसके माता पिता कौन हैं। हम उससे विवाह करना चाहते हैं। राज्य का मंत्री उस जगह जाता है जहाँ राजा ने मैनावती को देखा था और वहाँ जाकर लोगों से मैनावती के बारे में पूछता है। तब उसे मैनावती के घर का पता चलता है। मंत्री सेठ और सेठानी के पास जाता है और जाकर मैनावती के लिए राजा के विवाह का प्रस्ताव रखता है। सेठ सेठानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उनकी पुत्री का विवाह उनके महाराज के साथ होने वाला था। राजा की पहले से ही 2 पत्नियां थीं और राजा मैनावती से विवाह कर लेते हैं। विवाह के पश्चात मैनावती महल में आ जाती है और राजा मैनावती से बहुत प्रेम करते हैं। उसकी सब सुख सुविधाओं का बहुत ध्यान रखते हैं। महल में मैनावती को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते और रानी मैनावती की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। सब उसकी बहुत तारीफ करने लगे। इससे बड़ी रानी कलावती रानी मैनावती से बहुत चिढ़ने लगी, उससे बहुत ईर्ष्या करने लगी। लेकिन रानी मैनावती के सामने बहुत अच्छा होने का ढोंग करती थी। एक दिन बड़ी रानी कलावती रानी मैनावती के पास आई और उससे कहने लगी, रानी मैनावती, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हम राजघरानों की औरतों, खासकर रानियों की जान बहुत ही कीमती होती है। हर लोग हमारी जान लेने के पीछे पड़े रहते हैं। इसलिए मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ। तुम्हारा जन्म अंडे से हुआ था, तो तुम्हारे प्राण किस चीज़ में हैं? रानी मैनावती कहने लगी, महारानी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरी जान भी मेरे हृदय में ही है। रानी कलावती कहने लगी, नहीं मैनावती, अगर तुम्हारा जन्म अंडे से हुआ है तो तुम्हारी जान का भी कोई रहस्य होगा। तुम्हारी जान किसी चीज़ में सुरक्षित रखी गई होगी। कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए तुम अपना राज मुझे बता दो। अपना राजदार किसी न किसी को बनाना चाहिए। रानी मैनावती बहुत ही मासूम थी और वो रानी कलावती की बातों में आ गई। कहने लगी,
नहीं महारानी, मेरी जान ऐसे किसी को नहीं मिल सकती। मेरे घर के आंगन में पीपल के पेड़ के नीचे एक लकड़ी का बक्सा दबा है। उस बक्से के अंदर एक छोटा सा सोने का बक्सा है और उस सोने के बक्से के अंदर एक मोतियों की माला है। उस मोतियों की माला में मेरे प्राण हैं, इसलिए वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। वहाँ वो सब चीज़ें बहुत सुरक्षित है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। महारानी कलावती कहने लगी, हाँ हाँ, वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। महाराज जब रात को रानी मैनावती के पास आते हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। राजवैद्य को बुलाया जाता है। राजवैद्य आकर जब देखते हैं तो वे बताते हैं रानी मैनावती माँ बनने वाली है। इस बात को सुनकर महाराज बहुत खुश होते हैं। पूरे राज्य में खुशियाँ मनाई जाती है, मिठाइयाँ बंटवाई जाती है। इससे बड़ी रानी कलावती ईर्ष्या में भर जाती है। अचानक रानी मैनावती की तबीयत बहुत बिगड़ने लगती है। रानी मैनावती महाराज से कहती है, महाराज अगर मुझे कुछ हो जाए या मेरी मृत्यु हो जाए तो आप मेरे शरीर को जलवाना नहीं, बल्कि मेरे शरीर को एक गुप्त महल के अंदर रखवा देना और उस महल के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें करवा देना, जिससे उसके अंदर कोई आ जा ना सके। और उस महल के अंदर खाने पीने की सभी वस्तुएं रखवा देना। उस महल के अंदर बाग बगीचे सभी सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे मेरा शरीर रखवाने के बाद उस महल के अंदर कोई बाहर से प्रवेश न कर पाए, बस इतना ध्यान रखना। महाराज कहने लगे, रानी तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसी बात मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। रानी मैनावती कहने लगी, नहीं महाराज, आप मुझसे वादा कीजिए, अगर मुझे कुछ हो गया, मेरी मृत्यु हो गई, तो आप मेरा शरीर नहीं जलवाएंगे और जो मैंने आपसे मांगा है आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे। राजा मैनावती को चुप करते हैं और उससे वादा करते हैं कि अगर तुम्हें कभी कुछ हो गया तो तुमने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन तुम्हारे साथ कभी कोई कुछ गलत नहीं होगा। अब रानी कलावती रानी मैनावती को मारने का षड्यंत्र रचाती है और कुछ गुप्त सैनिकों को बुलाती है और उनसे कहती है, गुप्तचरों, मेरी आज्ञा है, तुम्हें रानी मैनावती के मायके जाना है और ये ध्यान रखना है जब उसके माता पिता घर से कहीं बाहर जाए, उसके बाद तुम्हें घर के अंदर प्रवेश करना है। उसके घर के आंगन में एक पीपल का पेड़ है। उस पीपल के पेड़ के नीचे एक लकड़ी का बक्सा दबा हुआ है। उस बक्से के अंदर एक सोने की डिब्बी है। उस बक्से के अंदर से वह डिब्बी निकाल कर लाना और वह डिब्बी मुझे दे देना। और हाँ, ये ध्यान रखना कि इस बात का जिक्र तुम किसी से नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें फांसी लगवा दूंगी। ये काम गुप्त रूप से करना है। अब वे गुप्तचर रानी कलावती की आज्ञा से रानी मैनावती के मायके जाते हैं और उस पीपल के पेड़ के नीचे से वह बक्सा निकालते हैं और उस बक्से के अंदर से वह सोने की डिब्बी निकाल कर ले आते हैं और लाकर राजमहल में रानी कलावती को दे देते हैं। रानी कलावती वह माला निकालकर अपने गले में पहन लेती है। वह माला पहनते ही रानी मैनावती की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। दासियाँ राजा को सूचित करती है। राजा वहाँ आते हैं और वैद्य को बुलाते हैं। वैद्य जब रानी मैनावती को देखते हैं तो कहते हैं, महाराज, रानी मैनावती की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, इनका बचना नामुमकिन है। महाराज उनसे कहते हैं,
इन्हें तुम्हें बचाना ही होगा। कुछ भी करो, लेकिन रानी मैनावती को बचा लो। मैं इनके बिना नहीं जी पाऊंगा। लेकिन कुछ ही देर में रानी मैनावती की मृत्यु हो जाती है। रानी मैनावती की मृत्यु से राजा बहुत दुखी होते हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब मैं क्या करूं। तभी मंत्री राजा के पास आते हैं और कहते हैं, महाराज, अब हमें रानी मैनावती के शरीर का दाह संस्कार कर देना चाहिए। रानी मैनावती के शरीर को दाह संस्कार के लिए ले ही जा रहे थे कि महाराज को रानी मैनावती की बात याद आती है। वे उसका शरीर वहीं रखवा देते हैं और मंत्रीगण को आज्ञा देते हैं, जाओ हमारे राज्य के बाहर एक महल बनवाओ और उस महल के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें करवाओ और उस महल में खाने पीने की सभी वस्तुएं रखवा दो और वहाँ पर बाग बगीचे भी लगवा दो। महाराज की आज्ञा से राज्य के बाहर महल का निर्माण शुरू हो जाता है। बहुत ही जल्द महल बनाकर तैयार करवा दिया जाता है। उसके बाद महाराज रानी मैनावती का शरीर सिंहासन के सहित उस महल के आंगन में रखवा देते हैं और महल को बंद करवा देते हैं। उस राज्य में सबको आदेश दिया जाता है कि राज्य के बाहर उस महल के आसपास कोई नहीं जाएगा। राजा का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। एक दिन राजा घूमने के लिए उस महल के पास चले गए और चारों तरफ घूमने लगे। उन्हें उस महल के अंदर से एक बच्चे की आवाज़ आई। राजा ध्यान लगाकर सुनने लगे। कुछ समय बाद उस बच्चे की आवाज़ आनी बंद हो गई। महाराज अपने महल में वापस आ गए। अब रात को राजा को नींद नहीं आई। वे सोच रहे थे कि उस महल के अंदर कौन हो सकता है। यह बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? कौन है? क्या रहस्य है ये? राजा को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वे उसी समय उठकर दोबारा उस महल के पास जाते हैं। महल के अंदर से किसी औरत की गाने की आवाज़ आ रही थी जो लोरी सुना रही थी। राजा बहुत देर तक वहाँ रुकते हैं। कुछ समय बाद वह आवाज़ आनी बंद हो जाती है। राजा सवेरा होने से पहले अपने महल में लौट आते हैं और फिर दिन में दोबारा उस महल के पास जाते हैं और महल के आसपास चक्कर लगाने लगते हैं। वहाँ उन्हें फिर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। यह सुनकर राजा से रुका नहीं जाता और वे महल के गुप्त दरवाजे से महल में अंदर प्रवेश करते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं एक बच्चा रानी मैनावती के पास लेटा हुआ रो रहा था और रानी मैनावती मृत अवस्था में सिंहासन पर लेटी हुई थी। अब महाराज उस छोटे से बच्चे को देखकर बहुत अचंभित होते हैं और उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेते हैं। वह बच्चा उनकी गोद में बहुत देर तक खेलता है। उसके बाद वह सो जाता है। महाराज उस बच्चे को मैनावती के पास लिटाकर वापस अपने महल में आ जाते हैं। अगले दिन फिर राजा वहाँ जाते हैं और फिर बच्चे को बहुत देर तक अपनी गोद में खिलाते हैं। बच्चा ऐसे ही राजा की गोद में दोबारा सो जाता है। राजा मैनावती के पास लिटाकर उस बच्चे को वापस अपने महल में आ जाते हैं। राजा इस बात से भी अचंभित थे कि रानी मैनावती का शरीर न ही तो गला था न ही सड़ा था, ऐसा का ऐसा ही था। उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन वह शरीर मृत था। अब महाराज प्रतिदिन उस बच्चे के लिए खेल खिलौने लेकर जाते और बहुत देर तक उसे खिलाते। फिर जब वह बच्चा सो जाता वापस आ जाते थे। एक दिन महाराज रात के समय फिर से महल के पास गए और उन्हें अंदर से किसी औरत की आवाज़ आई जो लोरी सुना रही थी। महाराज महल के अंदर चले गए। वहाँ जाकर क्या देखते हैं, रानी मैनावती अपने बच्चे को गोद में लेकर उसे लोरी सुना रही थी
और वो सिंहासन पर बैठी हुई थी। राजा यह देखकर अचंभित हो गए और रानी मैनावती के पास आ गए। रानी मैनावती ने जैसे ही महाराज को देखा वह अपने सिंहासन से खड़ी हो गई और उसने उनसे कहा, महाराज आप यहाँ कैसे? यही तो मैं पूछ रहा हूँ रानी मैनावती, ये सब कैसे, ये क्या है? तुम जीवित हो तो फिर ये सब क्या है, ये सब कैसे हुआ? महाराज आप शांत होकर बैठ जाइए और मेरी बात सुनिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। रात के समय मेरे प्राण मेरे अंदर आ जाते हैं और दिन में मेरे प्राण किसी और के पास होते हैं, जिससे मेरा शरीर मृत हो जाता है। रानी मैनावती ये सब क्या है, तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई आदमी रात में जीवित हो जाए और दिन में मर जाए, ये असंभव है। नहीं महाराज, ये संभव है। मेरे प्राण एक मोतियों की माला में है और वह मोतियों की माला महारानी कलावती के पास है, जो दिन में अपने गले में पहन लेती है और रात में उसे निकाल कर रख देती है। इसलिए रात में मेरे प्राण वापस अपने शरीर में आ जाते हैं। रानी मैनावती लेकिन ये सब कैसे हुआ और क्यों? रानी मैनावती राजा को सारी बातें बताती है कि किस तरह से रानी कलावती ने उसके घर से वह मोतियों की माला मंगवाकर अपने गले में पहन ली। अब महाराज को सब बातें समझ में आ गई थी। वे रानी मैनावती से वादा करते हैं कि मैं बहुत जल्द रानी कलावती के गले से वह माला लाकर तुमको दूंगा और तुम्हें राजमहल वापस ले जाऊंगा। राजा अपने महल वापस आ जाते हैं और रानी कलावती के गले में वह मोतियों की माला देखते हैं। महाराज रानी कलावती से कहते हैं, रानी कलावती आप ये माला दिन भर क्यों पहने रहती है? यह तो इतनी सुंदर भी नहीं, इसे निकाल दो, मैं तुम्हारे लिए 9 लखा हार ला कर दूँगा, तुम उसे पहन लेना। नहीं महाराज, यह माला मेरे लिए बहुत कीमती है, मैं इसे कभी भी अपने गले से नहीं उतारूँगी, क्योंकि यह मेरी माँ की निशानी है। मेरी माँ ने मरते वक्त मुझे दी थी और जब तक मैं जीऊँगी इस माला को अपने गले में पहने रखूँगी। ठीक है महारानी, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब महाराज समझ गए थे कि रानी कलावती के गले से वह माला उतरवानी बहुत मुश्किल थी। उसके लिए वे कोई दूसरा उपाय सोचते हैं और रानी कलावती से कहते हैं, रानी कलावती मेरा दोस्त वीरसेन राज्य से बाहर जा रहा है, लेकिन उसका एक छोटा सा बच्चा है। वो कुछ दिनों के लिए उसे हमारे पास छोड़कर जाना चाहता है। क्या तुम उस बच्चे का कुछ दिनों तक ध्यान रखोगी? हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं आपके मित्र वीरसेन के बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। आप निसंदेह से यहाँ मंगवा लीजिए, मैं उससे बहुत प्यार करूंगी, उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगी। अब महाराज अपने दोस्त वीरसेन के पास जाते हैं और उसे सारी सच्चाई बताते हैं और उससे अपनी मदद करने के लिए कहते हैं। वीरसेन का एक पुत्र था 1.5-2 साल का। वीरसेन अपने बेटे को सारी बातें अच्छे से समझाते हैं और महाराज के साथ भेज देते हैं। महाराज लाकर रानी कलावती को वह बच्चा दे देते हैं। रानी कलावती उसे अपनी गोद में ले लेती है। रानी कलावती को कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो उसे अपने संतान की तरह प्यार करती है। रानी कलावती की गोद में एक दिन वह छोटा सा बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और महारानी कलावती के गले से वह माला पकड़कर खींचने लगता है। महारानी वह माला उससे छुड़ा लेती है। वह छोटा बच्चा कहता है, नहीं मुझे यह माला चाहिए, नहीं मुझे यही माला चाहिए। तो राजा कहता है, महारानी क्यों छोटे बच्चे की तरह जिद कर रही हो? कुछ देर के लिए बच्चे को माला दे दो, जब चुप हो जाएगा वापस लेकर पहन लेना। नहीं नहीं महाराज, यह माला मैं इस बच्चे को नहीं दूंगी। महारानी क्या तुम्हें थोड़ी सी भी लाज शर्म है? राज्य में सब लोग क्या कहेंगे? महारानी
एक छोटे बच्चे की जिद भी पूरी नहीं कर रही। दे दो, कुछ देर में यह बच्चा वापस दे देगा। फिर रानी भी सोचती है, चलो दे देती हूँ, क्या ही करेगा यह इस माला का, कुछ देर में वापस ले लूँगी। वह बच्चे को अपने गले से उतार कर वह मोतियों की माला दे देती है। बच्चा उससे खेलने लगता है। महारानी जब दूसरे कमरे में जाती है, महाराज वह माला उस बच्चे से ले लेते हैं और उसके जैसी ही दूसरी माला बच्चे को दे देते हैं। महारानी जब वापस आती है, आकर वह माला बच्चे से ले लेती है और अपने गले में पहन लेती है। अब महाराज वह माला ले जाकर मैनावती को पहना देते हैं। मैनावती उठकर बैठ जाती है और जीवित हो जाती है। अब महाराज रानी मैनावती और अपने बच्चे को लेकर महल में आ जाते हैं। वहाँ पर उनका बहुत भव्य स्वागत किया जाता है। रानी कलावती यह देखकर दुविधा में पड़ जाती है कि रानी मैनावती कैसे जीवित हुई। रानी मैनावती महल में आकर बहुत खुश होती है और अपने बच्चे और राजा के साथ प्रसन्नता से रहने लगती है। अब महाराज रानी कलावती को उसके किए की सजा देते हैं और रानी कलावती को ले जाकर उसी महल में बंद कर देते हैं जहाँ पर इतने दिनों से रानी मैनावती रह रही थी। महाराज रानी कलावती से कहते हैं, रानी कलावती, तुमने मैनावती के साथ बहुत अन्याय किया है। अब तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी ही होगी। जब तक तुम जियोगी इस महल में कैद रहोगी। इस महल के अंदर न ही कोई आ सकेगा, न ही इससे कोई बाहर जा सकेगा। हमेशा हमेशा के लिए तुम इसमें ही कैद होकर रह जाओगे। तुम्हारा जितना भी जीवन है इसमें ही कैद रहकर जीना होगा। ये तुम्हारे कर्मों की सज़ा है। और महाराज वापस महल में आकर रानी मैनावती और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी। राधे राधे।